नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। हमने ट्रांजिस्टर कॉमन बेस भी पढ़ लिया है, कॉमन इमीटर भी पढ़ लिया है। एम्पलीफायर अब हमें पढ़ना है। एम्पलीफायर क्या होता है, क्या काम करता है, पहले मैं वो समझा दूं, फिर हम चुनेंगे कि कॉमन बेस बेहतर है या कॉमन इमीटर बेहतर है ना। तो सब पहले ये समझ लिया जाए कि वास्तव में एम्पलीफायर यानी प्रवर्धक क्या है। ठीक है सर, एम्पलीफायर। ठीक है सर, तो पहले मैं इसके बारे में समझा दूं, फिर अपन जो अभिलाक्षणिक वक्र अपन ने पढ़े उस ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, है ना। एम्पलीफायर वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिससे निर्गम आउटपुट, संकेतों का आयाम, निवेशी इनपुट संकेतों के आयाम से अधिक होता है, प्रवर्धक कहलाता है। यानी एक डिवाइस है जिससे निकलने वाले संकेतों का आयाम उसमें प्रवेश करने वाले संकेतों के आयाम से अधिक हो तो उस डिवाइस को, उस युक्ति को प्रवर्धक कहते हैं। तथा आयाम में वृद्धि करने की प्रक्रिया प्रवर्धन कहलाती है। प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रवर्धन। यानी प्रक्रिया कहलाती है एम्प्लीफिकेशन। ठीक है साहब, तो हम अब ऐसी डिवाइस पढ़ने वाले हैं जिससे निकलने वाले संकेतों का आयाम निवेश करने वाले संकेतों के आयाम से अधिक होगा। क्लियर साहब? उसी प्रक्रिया को अपन प्रवर्धन कह रहे हैं, एम्प्लीफिकेशन, और युक्ति को प्रवर्धक कहा जा रहा है, लिख रखा है मैंने। अब ये युक्ति ऐसा कैसे करेगी साहब? तो ये जो डिवाइस है जिसको मैं एम्पलीफायर कह रहा हूं, ये डिवाइस सप्लाई लेती है डीसी से, और जो संकेत है जिनका हम प्रवर्धन करने जा रहे हैं, जिनका हम एम्प्लीफिकेशन करने जा रहे हैं, जिनके आयाम को हम बढ़ाने जा रहे हैं, वो संकेत प्राय अनुरूप या एसी वोल्टता व एसी धारा के रूप में होते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये निवेशी संकेत है ना। निवेशी संकेत प्राय इस रूप में होते हैं। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता वो धारा के रूप में होते हैं। ये इनपुट संकेत है, आयाम कम है इसका, वीक है संकेत। वीक क्यों है? क्योंकि हमें पता है जब 11 में आपने दोलन गति पढ़ी होगी तो दोलन गति में दो चीजें पढ़ी होंगी, E इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर एंड E इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। यानी किसी भी दोलक या तरंग की ऊर्जा आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है और आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होती है। तो ये एक संकेत है, सिग्नल जिसे इंग्लिश में कहें, थोड़ा सा इंग्लिश में ज्यादा अच्छा पकड़ो बात को। ये इनपुट सिग्नल है, एम्पलीट्यूड कम है तो ये वीक हो चुका है। अब सब आप इस वीक सिग्नल को पावरफुल करने के लिए, अब पावरफुल करने में सभी चीजें आती हैं, धारा में वृद्धि करना, शक्ति में वृद्धि करना, वोल्टता में वृद्धि करना, है ना। अब आप यूज करें एम्पलीफायर का, तो एक ब्लॉक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं मैं। ये सब आपने इसको एम्पलीफायर में निवेश कर दिया, ये युक्ति एम्पलीफायर। चलिए, अब इससे एम्पलीफायर इसका प्रवर्धन करेगा, यानी
संकेतों के आयाम में वृद्धि करेगा। तो ये वृद्धि कैसे करेगा, सप्लाई कहां से लेगा, तो सब सप्लाई इसको जाएगी डीसी, डीसी सप्लाई है ना, तो ऊर्जा तो ये लेगा डीसी से। तो आप ये निवेशी संकेत इसमें ऐड करें। अब जो निर्गम संकेत होगा, जो संकेत बाहर निकल कर आएगा, वह डिपेंड करेगा आप कौन से एम्पलीफायर की बात कर रहे हो। जैसे आप बात कर रहे हो बाय द वे कॉमन इमीटर वाले की, तो कॉमन इमीटर में ये देखो निर्गम संकेत का आयाम ये बढ़ा दिया है ना, ये तो है सब कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। अपने को यही पढ़ना है, कॉमन बेस का भी समझा देता हूं। और अगर कॉमन बेस एम्पलीफायर है तो ये है सब निर्गम संकेत। बस फर्क इतना सा है कि ये कॉमन इमीटर का, ये कॉमन बेस एम्पलीफायर का है। तो अपने को कॉमन बेस तो पढ़ना ही नहीं, तो आप उस तरफ ध्यान मत दो, है ना, इसकी तरफ ध्यान मत दो। ये निर्गम संकेत या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, क्या डिफरेंस है वो आपको दिख ही रहा होगा। तो सब वह इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या युक्ति जिससे निर्गम संकेतों का आयाम निवेशी संकेत से आयाम से अधिक होता है प्रवर्धक कहलाती है, तथा आयाम में वृद्धि करने की इस प्रक्रिया को प्रवर्धन कहते हैं। सूचना संकेत जो होते हैं प्राय प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा के पदों में होते हैं। जैसे मैंने आपको ये सिग्नल दिखा दिया है ना, ये एसी वोल्टता और धारा के पदों में है। एम्पलीफायर इनका प्रवर्धन जो करता है वो किससे सप्लाई लेकर करता है, डीसी से सप्लाई लेकर करता है। फिर आपको ये निर्गम संकेत के रूप में ये मिलता है। अगर कॉमन इमीटर का बनाओगे तो ये मिलेगा, और कॉमन बेस का बनाओगे तो वो मिलेगा। अब कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। एम्पलीफायर संकेत के आयाम व आकृति में परिवर्तन करता है, आवृत्ति में कभी भी नहीं। आवृत्ति एज इट इज रहेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 सेकंड में चक्रों की संख्या 50 है, तो यहां भी 1 सेकंड में चक्रों की संख्या 50 ही रहेगी। तो एम्पलीफायर आवृत्ति में परिवर्तन नहीं करता है, वह केवल आकृति और आयाम में ही परिवर्तन करेगा, बस, और कुछ नहीं करता। समझ में आएगी बात। तो सब ये अब आप कहेंगे कि साहब हमें तीनों लाभ चाहिए, आपको यहाँ प्रॉफिट चाहिए तो आपको धारा लाभ भी चाहिए, आपको यहां पर शक्ति लाभ भी चाहिए, और आपको यहां पर वोल्टता लाभ भी चाहिए। 3 चीजें चाहिए एम्पलीफायर में, आपको तीनों प्रॉफिट चाहिए। अब ये बताओ तीनों प्रॉफिट किस में है? तीनों प्रॉफिट कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में। तो अपन कौन सा एम्पलीफायर पढ़ेंगे? कॉमन इमीटर। कॉमन बेस में तो अपने को पता है धारा लाभ नहीं है ना, तो कॉमन बेस में धारा लाभ नहीं, वोल्टता लाभ और शक्ति लाभ है, पर धारा लाभ नहीं है, क्योंकि अल्फा लेस देन 1 होता है, वो अपन पहले ही देख चुके हैं अभिलाक्षणिक वक्र के समय। तो एम्पलीफायर में इसको अपन नहीं ले रहे, अपन ये पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको सामान्य समझ से समझाऊं एम्पलीफायर होता क्या है। आप जैसे यूं समझो कि माइक है और स्पीकर है। क्या माइक और स्पीकर डायरेक्ट तार से कनेक्ट हो सकते हैं? नहीं। तार जो आप लगा रहे हो तो तांबे का तार है, उसके पास रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस होगा तो स्वाभाविक है वो तो शक्ति का क्षय करेगा। P = I²R। तो आप जो माइक में बोलोगे
वो शायद स्पीकर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि बीच का जो संयोजक वायर है या तार है वो किसी न किसी धातु का तो होगा, धातु है तो प्रतिरोध भी होगा, तो आपके सिग्नल की शक्ति का क्षय तो वायर में हो जाएगा। तो स्पीकर से आप बोलोगे या सॉरी माइक से बोलोगे स्पीकर पे लाउड ऊंची आवाज में सुना जाएगा, ये संभव नहीं है। क्या करते हैं इसके लिए? इसके लिए माइक और स्पीकर, इन दोनों के बीच में किसको ऐड कर दिया जाता है? एम्पलीफायर को, है ना? माइक से सिग्नल वायर के थ्रू कहां जाता है? एम्पलीफायर के पास। एम्पलीफायर संकेतों के आयाम में वृद्धि करता है, आवृत्ति अपरिवर्तित देती है, और किसको देता है? स्पीकर को। यही तो वजह है कि आप जितना तेज बोलते नहीं हैं उससे कई गुना तेज आवाज कौन सुना देता है? स्पीकर सुना देता है। तो आप कभी सोचा आपने कि आप तो इतना तेज बोले ही नहीं थे, फिर स्पीकर से आवाज इतनी तेज कैसे हो जाती है? अरे भाई, बीच में क्या लग रहा है? एम्पलीफायर लग रहा है। आप जो बोलते हो ध्वनि ऊर्जा, उसका आयाम बहुत अधिक नहीं है। अगर ध्वनि तरंग के पास बहुत अधिक ऊर्जा होती तो हमारी आवाजें बहुत दूर तक जानी चाहिए। कहाँ जाती है ना? बहुत जोर से हमें बोलना पड़ता है जब, तो उसमें तो ऊर्जा दे ही रहे ना फिर अपन। फिर बहुत जोर से बोलोगे तो कितनी दूर चली जाएगी? क्या उतनी दूर चली जाएगी जितनी दूर स्पीकर पहुंचाता है? नहीं जाएगी। तो फिर स्पीकर ये एनर्जी कहां से भरता है? एम्पलीफायर से। तो सिग्नल जो माइक में एंटर कर रहा है, यानी जो आप बोल रहे हो, वो जो माइक में एंटर हो रहा है, माइक के बाद वो एम्पलीफायर के पास जा रहा है। एम्पलीफायर उस सिग्नल को पावरफुल करके किसको देता है? स्पीकर को देता है। अब एम्पलीफायर की आप जो इम्पोर्टेंस है वो समझ रहे होंगे। जैसे आपका मोबाइल है, अब मान लो दिल्ली से आपको किसी ने मोबाइल किया जो अपने शहर से दूर है। अपन कोटा में रहते हैं, तो दिल्ली अपने शहर से बहुत दूर है, क्लियर? अब वहां से जो फोन पे बात कर रहा है, यहां हमें ईयरफोन पे बिल्कुल साफ साफ सुनाई में दे रहा है। चलो दिल्ली भी छोड़ो, अपन तो दूसरे देश की बात कर लें, अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी कोई बात कर रहा है तो हमें तो बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है। अब आप अज्यूम करो कि कोई आदमी अमेरिका से या दिल्ली से बोल रहा है और आपको यहाँ कोटा में बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रहा है। उसका कारण कौन है? उसका कारण एम्पलीफायर है, सीधा सा। एक्चुअली आपसे जो बात कर रहा है या आप जिससे बात कर रहे हो, ये सिग्नल सीधा उसके पास थोड़ी जा रहा है। ये सिग्नल टावर टू टावर या सैटेलाइट टू टावर, जहां जहां भी जा रहा है, टावर टू टावर भी जाएगा तो बीच बीच में हर टावर पे क्या लगा हुआ है? एम्पलीफायर। हर टावर आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, ताकत देगा, शक्ति भरेगा, धारा भरेगा, वोल्ट भरेगा, उसको पावरफुल बना के फिर अगले टावर को देगा। अगला टावर फिर आपके सिग्नल को वही एम्पलीफाई करेगा, फिर अगले को देगा। ऐसे करके ये आपका सिग्नल उसके मोबाइल में एंटर होगा, जो आपसे बात कर रहा है उसका मोबाइल भी इस सिग्नल को लेगा और सबसे पहले किसको भेजेगा? एम्पलीफायर को। वो भी, उसका मोबाइल भी एम्पलीफाई करेगा, फिर स्पीकर पे भेजेगा। यही आपके टीवी का सिद्धांत है। मान लीजिए टीवी चैनल साहब, जैसे सपोज नोएडा में टीवी चैनल हैं, या वहां से ट्रांसमिट होता है प्रोग्राम सपोज, तो भाई नोएडा से वो ट्रांसमिट करते हैं किसको? सैटेलाइट को। अब देखो सिग्नल कहां गया? सैटेलाइट। और आप किससे ले रहे हो? सैटेलाइट से, क्लियर? अब आप सोचो, ट्रांसमीटर ने सैटेलाइट को दिया, पावर लॉस हो गया। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो आप भी थकते, सिग्नल भी अपनी एनर्जी को लॉस करता है ना? बल्कि सिग्नल की एनर्जी तो बहुत तेजी से लॉस होती है।
तो ये सिग्नल गया टावर को, वहां सैटेलाइट को। सैटेलाइट में क्या लगा हुआ? एम्पलीफायर। सैटेलाइट सिग्नल को आते ही और उसको एम्पलीफाई करेगा, फिर आपको रवाना करेगा, फिर आप सैटेलाइट से आपका टीवी प्राप्त करेगा, आपका टीवी सिग्नल को लेगा तो वॉइस स्पीकर पे भेजेगा और पिक्चर डिस्प्ले पे भेजेगा। दोनों चीजें आई है ना, स्पीकर पे तो वॉइस आएगी और पिक्चर आएगी डिस्प्ले पे। तो आपका टीवी दोनों सिग्नल को एक साथ लेगा, ऑडियो को अलग ट्रैक पे डालेगा, वीडियो को अलग ट्रैक पे डालेगा, 3-3, 4-4 बार एम्पलीफाई करेगा, तब डिस्प्ले पर पिक्चर देगा और स्पीकर पर वॉइस देगा। वरना नोएडा से सैटेलाइट, सैटेलाइट से आपको ऐसे प्रोग्राम नहीं आ सकता था, पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है ना। इससे आपके कभी जैसे मान लीजिए आपने जो टीवी का कनेक्शन और डिस्क से ले रखा है, जैसे अपने शहरों में होते हैं या कस्बों में डिस्क वाले होते हैं, एक जना प्रोग्राम लेता है फिर वो सबको बांटता है। तो मान लीजिए आप डिस्क से सप्लाई लेते हो, कभी आपने डिस्क वाले को शिकायत की कि साहब हमारा तो अच्छा डिस्प्ले नहीं आ रहा, हमारे तो दाने दाने आ रहे हैं या फला आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा? समझ जाएगा कि आपका सिग्नल वीक हो गए, क्या लगा जाएगा? एम्पलीफायर लगा के चला जाएगा। तो आप ये देखो, पूरा टोटल कम्युनिकेशन, इंटरनेट, मोबाइल, टेलीविजन, ये सब कम्युनिकेशन माध्यम, पूरा कम्युनिकेशन किस पे टिका हुआ है? एम्पलीफायर पे। अगर एम्पलीफायर ना हो तो कोई भी सूचना एक से दूसरी जगह पहुंच ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। ये एम्पलीफायर की बदौलत ही है जो सूचना दूर दूर तक बड़े आसानी से पहुंचती है। समझ में आएगी बात? तो अब आप एम्पलीफायर का महत्व तो समझ गए होंगे। आपके लिए सबसे अच्छा माइक और स्पीकर है। माइक और स्पीकर डायरेक्ट तार से नहीं जोड़ सकते, है ना। आपको किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर तक आप स्पीकर लगा दो, तार में आपको बीच में आपको एम्पलीफायर लगाने पड़ेंगे। एम्पलीफायर लगाए बिना तो आपकी आवाजें दूर दूर तक जा ही नहीं सकती, है ना। तार में बीच बीच में ज्यादा डिस्टेंस होगी तो 2-3 एम्पलीफायर भी लगाने पड़ सकते हैं, और कम डिस्टेंस होगी तो एक एम्पलीफायर में काम चल जाएगा, है ना। तो सब यूं कहते हैं, प्रेषी और ग्राही, ट्रांसमीटर यानी भेजने वाला और ग्रहण करने वाला यानी प्राप्त करने वाला, इन दोनों के बीच का जो सबसे सशक्त जो मीडियम है, माध्यम है, वो है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर बिना, आपका मोबाइल में एम्पलीफायर है, आपके ये माइक और स्पीकर के बीच में एम्पलीफायर है, आपके टेलीविजन में एम्पलीफायर है, आपके लैपटॉप में एम्पलीफायर है, हर जगह एम्पलीफायर है, हर जगह। ठीक है, तो सब कौन सा एम्पलीफायर बेस्ट है? कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। ठीक है, तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर पढ़ा देता हूं मैं आपको। चलो सब, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक, अब समझ गए सब, है ना। प्रवर्धक यानी कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। ठीक है ना। अब मैं एक छोटी सी बात पहले आपको बता दूं। देखो, उपयोग तो इसके 3 है ना। एक तो प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर है ही सही, दूसरा इसका उपयोग आपके क्या नाम से स्विच के रूप में है, और तीसरा 2 लित्र में है। ठीक है, अपन न स्विच पढ़ रहे न 2 लित्र पढ़ रहे, अपन केवल एम्पलीफायर पढ़ रहे। मैंने बता ही दिया था क्योंकि कई जगह से ये टॉपिक हट चुका है। तो मैं जो भी वीडियो सुनने वाले हैं, चाहे वो अध्यापक ही हों, मैं उनको भी कहता हूं कि मैं एक शॉर्टेस्ट वे में
एक सरल तरीके में एम्पलीफायर बना रहा हूं। ये सर्किट एनसीईआरटी का सर्किट नहीं है, या एनसीईआरटी की किताब का सर्किट नहीं जो पहले हुआ करता था। अब तो एनसीईआरटी से तो इसको हटा दिया फिलहाल, तो वो सर्किट नहीं है। मैं एक सामान्य सर्किट बना रहा हूँ। मैं उस सर्किट को भी बना सकता हूँ, लेकिन अब जब इसका सिलेबस में से हट ही रहा है, ये किसी सिलेबस में है, तो उससे काम चल जाएगा, है ना। तो अध्यापक गण जो सुन रहे हो वो भी समझे कि अपन अन्य भी वो सर्किट भी बना सकते हैं, एक्सप्लेन उसे भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को सिंपल सा समझाना है, इसलिए मैं सिंपल सर्किट बना रहा हूँ। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, है ना, ये सभी को सूचनार्थ है ना। अब आ जाओ सब कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। एनपीएन का बना दे, है ना। एनपीएन बेस्ट होता है पीएनपी से, क्यों होता है वो भी मैं बता दूंगा भले, है ना। तो एनपीएन का बना दें, ये लो साहब कॉमन इमीटर। इमीटर तो आ गया कॉमन, वो तो गया काम से। फिर क्या रहेगा, बेस और कलेक्टर। कलेक्टर पर निवेश हो ही नहीं सकता, तो बेस से निवेश करेंगे, है ना। ये मैं कई बार आपको देखो सोच सोच के समझा के आपके सामने ही करता हूं। ये बेस से करेंगे अपन निवेश। इमीटर तो आ गया कॉमन, जो कॉमन आ गया उससे आप चाहो तो अर्थिंग कर दिया करो, और नहीं याद रहे तो कोई ऐसा खास मैटर भी नहीं है। एनपीएन की कह रहे हैं अपन, ये इमीटर है ना, इमीटर, ठीक। एनपीएन में इमीटर का एक हुआ, एन का हुआ, धारा नेगेटिव की तरफ आती है तो तीर का चिन्ह समझ गए आप, और कलेक्टर चला जाएगा आउटपुट में। ये कलेक्टर को भेज दिया मैंने आउटपुट। छोटा सा स्वीट सर्किट बनाना चाहता हूं मैं, तो छोटे से स्वीट सर्किट के लिए ही मैं छोटा सा अरेंजमेंट कर रहा हूं। मैंने अभी आप सभी को सूचनार्थ भी कर दिया कि भैया आप कोशिश करें कि किसी की योग्यता पे सवाल ना उठाएं। बस मैं एक सिंपलेस्ट तरीके से समझाने का व्यवस्था कर रहा हूं, ठीक है। इधर निवेश डाल देंगे, है ना। अब देखो बेस इमीटर है, बेस इमीटर ऑलवेज इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। बेस इमीटर फॉरवर्ड बायस। तो देखो अब मैं सिंपलेस्ट में, ये देखो इसको तो समझ लो आप माइक, या डबल लाइन ट्रिपल लाइन नहीं आनी चाहिए, सिंगल लाइन में होना चाहिए काम, जब आता है मजा। इसमें क्या है, मिटाते हैं तो पूरा देखो यहाँ तो मैं निवेश संकेत दे दूंगा, और इसके बाद यहाँ पे बाइसीकरण। अभी देखो इसको जोड़ दूं, सर्किट है ना अच्छे बनने चाहिए। सर्किट क्या है, ब्यूटीफुल नहीं लगा तो मजा नहीं आता। एटलीस्ट सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मुझे नहीं आता, है ना। मुझे थोड़ा सा सर्किट अच्छा सा लगना चाहिए। वो देखो जगह भर गई, मैं जबकि उसको बैटरी के लिए खाली छोड़ना था मुझे ना। चलो ये यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं अपन सेल के लिए, ये लो। अब देखो ये निवेशी संकेत है, इनपुट, है ना। इनपुट अभी दिखा दूंगा, वेव की फॉर्म में दिखा दूंगा, क्लियर। अब बेस और इमीटर को फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, तो माइक लगा दिया आपने। इसको तो क्या समझे आप, इसको माइक समझे, है ना। जैसे आपकी समझ में इसको माइक समझ ले, कोई दिक्कत है ही नहीं मुझे, ये माइक है। अब बायस तो देना पड़ेगा ना, बेस का एक है पॉजिटिव का, फॉरवर्ड बायस देना पड़ेगा। तो ये देखो फॉरवर्ड बायस, है ना, ये माइनस ये प्लस। बैटरी को कुछ भी नाम दे दीजिए, बैटरी 1 बोल दीजिए, है ना। अब यहाँ पर B1 बायस प्रदान कर रही है, किसको, बेस इमीटर को अग्र बायस प्रदान कर रही है। ये माइक है। अब निवेशी संकेत बना देता हूं, निवेशी संकेत वोल्टा। तो वीक सिग्नल दिखाना है मुझे, तो ये वीक सिग्नल मैं दिखा देता हूं। ये साहब देखो सिग्नल वीक है, बहुत कम आयाम रहेगा ना इसका, तो वीक सिग्नल है। कलर चेंज कर करके लिखेंगे अपन, है ना, ताकि स्पष्टता आ जाए। ये इनपुट संकेत, यानी इसको बोल देते हैं निवेश। माइक को मिटा दो क्या, माइक को मिटा देते हैं, वापस देख लिया आपने, माइक है आपके लिए, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ
यहाँ पे निवेशी संकेत वोल्टा, तो यहां लिख दिया मैंने निवेशी संकेत वोल्टा, या निवेशी संकेत ही लिख दो, वोल्टा मत लिखो भाई, अपन तो तीनों में लाभ देखेंगे ना, शक्ति में भी लाभ देखेंगे, धारा में भी। ये तो हो गया इनपुट। और अब आप समझ जाते होंगे कि VI एक तरह से माइक का काम कर रहा है ना। अब इधर आ जाओ, इधर आपको आउटपुट लेना है कलेक्टर पे। कलेक्टर ऑलवेज रिवर्स बायस में, कलेक्टर किसका है, N का। तो देखो पहले तो स्पीकर को सिंबलाइज करूं, ये देखो आप इस लोड को क्या समझ लो, स्पीकर है ना। N कलेक्टर है, नेगेटिव यानी N का मतलब नेगेटिव तो हाई पोटेंशियल से, यानी ये प्लस से। ये बैटरी B2, तो बैटरी B2 उत्सर्जक आधार संधि को उत्क्रम बायस प्रदान करती है। अब ये यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो चीज यहां रिप्रेजेंट कर रही है, ये लॉर्ड, ये स्पीकर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉर्ड है ना। यहां से आपने प्राप्त करना आउटपुट, ये आउटपुट आप प्राप्त करेंगे, है ना। अब वोल्टा है तो वोल्टा से बता दो, ये आउटपुट वोल्टेज है ना, यहां प्राप्त करेंगे, वो इनपुट है, ठीक है। तो निवेशी संकेत वोल्टा या निर्गम संकेत वोल्टा कौन सा वाला है, कॉमन इमीटर। अब देखो फ्रीक्वेंसी तो वही रखनी है, तो लंबाई इतनी रहेगी, लेकिन अब आयाम देखिएगा आप, है ना, ये आयाम, ये ध्यान रखना आप, अगर थोड़ा सा ध्यान रखो तो जरूरी है वैसे ये, कि कॉमन इमीटर वाले में निर्गम संकेत और निवेशी संकेत, इन दोनों के बीच में कलांतर 180 होता है। देखो ये इसका फर्स्ट पार्ट प्रथम अर्धचक धन में है और इसका प्रथम अर्धचक ऋण में है, इसका दूसरा अर्धचक ऋण में है, इसका दूसरा अर्धचक धन में है। तो इन दोनों के मध्य निर्गम संकेत और निवेशी संकेत, इन दोनों के मध्य 180 का अंतर है। कलांतर से कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती है ना, तो ये लिख दूं साहब निर्गम संकेत, है ना, जहां मेरे को स्पेस दिखती है वहीं लिख देता हूं, ये निर्गम संकेत वोल्टा ही लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये निर्गम संकेत वोल्टा और ये निवेशी संकेत वोल्टा, है ना, क्लियर। अब बस धारा की दिशा बतानी रही, तो धारा की दिशा दिख रही है, IE बाहर निकल रही है, IE बाहर निकल रही है, तो IB IC अंदर जाएगी, है ना, क्लियर। ये दोनों अंदर जाएंगी सब, क्लियर, ठीक। ये फॉरवर्ड बायस में इससे ये आपकी निवेशी धारा IB और ये निर्गम धारा IC। आप चाहो तो यहां लिख दो VO बराबर IC इंटू RL, ठीक है साहब, आउटपुट IC इंटू RL, धारा तो IC आ रही है। अब देखो मैं आपको बता दूं, इससे परे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोई भी वोल्टा डायरेक्ट अप्लाई नहीं करनी चाहिए। अभी प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में भी प्रतिरोध लगाना चाहिए, आधार के श्रेणी क्रम में अल्प प्रतिरोध लगाना चाहिए। किसी भी संकेत को डायरेक्ट आप डायोड पर या ट्रांजिस्टर पर आपतित नहीं करना चाहिए, कोई भी संकेत डायरेक्ट। तो यहां भी चाहो तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस लिखा, R भी लिख दो उससे, है ना। इधर चाहो तो इधर तो ठीक है, लोड पर प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी संकेत। अब जैसे इधर का रेजिस्टेंस है, इधर जो रेजिस्टेंस है उसको अपन इनपुट रेजिस्टेंस बोलेंगे, ये इनपुट रेजिस्टेंस। और इधर जो आप प्राप्त कर रहे हो, एक मिनट, तो उसको आउटपुट रेजिस्टेंस बोल देंगे। हालांकि मैंने RL लिख ही दिया है ना, तो मैंने RL लिख दिया है, लेकिन अब आप उससे आउटपुट रेजिस्टेंस बोल दें, है ना।
तो आउटपुट रेजिस्टेंस पे प्राप्त कर रहे हैं, इनपुट पे दे रहे हैं, RI पे डाल रहे हैं और RO पर ले रहे हैं। आप RO की जगह चाहें तो RL लिख सकते हैं, बात तो वही है ना। तो अपनी अपनी व्यवस्थाएं, तो कई सारे प्रतिरोध भी जोड़े जा सकते हैं। अभी जो NCERT में सर्किट देखोगे तो इसके बाद दिखा रखा आउटपुट यहां से, है ना, समझाने के तरीकों में चेंज आ जाएगा, है ना। तो सब अब आपको केवल ये लिखना है कि साहब चित्र में NPN का उभयनिष्ठ उत्सर्जक एम्पलीफायर दर्शा रखा है। इसमें ये बेस या उत्सर्जक आधार संधि को अग्रबायस करने के लिए बैटरी B1 का और संग्राहक आधार संधि को उत्क्रम बायसित करने के लिए बैटरी B2 का उपयोग किया गया है, जहां B2 ग्रेटर देन B1, वो तो दिखा ही रखा है मैंने। आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है इनपुट वोल्टेज है ना। निवेशी संकेत हमने निवेश कर रखा है, VI से दर्शा रहे हैं। निर्गम संकेत को हम RL पर ले रहे हैं, जो VO द्वारा दर्शाया गया है ना। अब अगर आप चाहें एम्प्लीफिकेशन को थोड़ा सा शब्दों में दर्शाना तो वो भी दिखा सकते हो। कैसे, मैं आपको समझाऊंगा कैसे समझाना। 3 लाइन में उसको खत्म कर देना, है ना। देखो, उत्सर्जक आधार संधि अग्रबायसित है, इसलिए आवश्यक परत तो बिखर जाएगी, इसलिए निवेशी संकेत वोल्टा VI में परिवर्तन से निवेशी धारा IB में परिवर्तन होगा। फॉरवर्ड बायस में होता ही है, उसमें कोई नई बात है ही नहीं। तो सब फॉरवर्ड बायस में होने के कारण निवेशी संकेत वोल्टा VI में परिवर्तन से निवेशी धारा IB में परिवर्तन होगा। लेकिन IC में होने वाला परिवर्तन IB की तुलना में बहुत, क्योंकि ये मिली एम्पियर में, ये माइक्रो में है। भाई ये तो आप मिली में लेते हैं ना IC, तो 1000 गुना हुआ ना मिली। तो लेकिन निर्गम धारा IC में होने वाला परिवर्तन निवेशी धारा IB की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसी प्रक्रिया को प्रवर्धन कहते हैं। यही एम्प्लीफिकेशन है, प्रॉफिट यही है। तो सब शब्दों में अगर आप थोड़ा सा समझाना चाहें तो इससे समझाना है। सर्किट इससे सिंपल हो नहीं सकता था, जो मैंने आपके सामने बना दिया। सर्किट में एक एक ब्रांच वर्टिकल और जोड़ी जा सकती है, लेकिन चक्कर में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो वोल्टाएं दिख रही हैं आपको, ये कांस्टेंट नहीं है, ये परिवर्ती वोल्टाएं हैं। आप चाहो तो यूं तीर का चिन्ह दिखा सकते हो, है ना, क्योंकि ये वोल्टाएं तो संकेत के अनुरूप चेंज होंगी। ठीक, अब आपको देखो ये सर्किट बना देना है, परफेक्ट है। अच्छा, एक चीज विशेष रूप से लिखना है आपको, ये मैं यहाँ पे शब्दों में भी लिख देता हूँ, कला संबंध, है ना, कला संबंध, ठीक है। या विशेष रूप से लिखना, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में निर्गम संकेत व निवेशी संकेत के मध्य कलांतर 180 डिग्री होता है। दोनों विपरीत कला में होते हैं, है ना। कला संबंध, कलांतर दोनों के बीच में कितना है, पाई, यानी 180 डिग्री। ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि इसका प्रथम अर्धचक धनात्मक है, उसका प्रथम अर्धचक ऋणात्मक है। कलांतर चेंज होने से आवृत्ति चेंज नहीं होती, आवृत्ति तो वही रहती है ना। कलांतर से आवृत्ति को कोई लेना देना नहीं। अब आपको अंक लाने, तो अंक में देखो क्या क्या करना है आपको। सबसे पहला काम, अंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपने, सबसे पहला काम आप निकाल के बताइएगा धारा लाभ, धारा प्रवर्धन गुणांक, धारा लाभ यानी करंट गेन, है ना। एम्पलीफायर से ले रहे हैं तो इसको लिख दें AI। गेन का मतलब तो समझ ही गए होंगे आप, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो बताओ साहब, धारा प्रवर्धन यानी धारा लाभ, आउटपुट करंट IC,
इनपुट करंट IB, यही लिख दो। अब डेल्टा डेल्टा मत लिखो, डेल्टा में फिर वो स्थितिक और गतिक आ जाता है, तो डेल्टा फेल्टा के चक्कर में पड़ो ही मत, है ना। अपन डेल्टा, तो जब अपन जानते हैं कि इसमें डेल्टा का ही वैल्यू है, लेकिन अपने को यहाँ फैक्टर निकाल के दिखाना है, इसलिए ज्यादा चक्कर में पड़ना ही नहीं, है ना। अब IC अपॉन IB ये किसके बराबर होता है? बीटा के बराबर, इज इक्वल टू बीटा, या यूं कह दें, यानी AI इज इक्वल टू बीटा। ठीक साहब, IC अपॉन IB को क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। अब क्योंकि बीटा मच मच ग्रेटर देन 1, इसलिए एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट इज मच मच ग्रेटर देन 1। आपने बता दिया सब कि इस एम्पलीफायर में धारा का लाभ जबरदस्त है। क्लियर कर दिया, सामने दिखा, बिल्कुल क्लियर। अब आ जाइए वोल्टा लाभ। मैं कलर चेंज कर करके ले लूं ताकि मिक्स नहीं हो ना। अब आ जाइए नंबर 2 पर। अब बात करें वोल्टा लाभ का, है ना। क्लियर, शॉर्ट में वोल्टेज गेन, इसको आप AV से दिखा दें। लाभ का मतलब वही होता है आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज। अब V बराबर क्या होता है? IR, आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट करंट कौन है? IC। आउटपुट रेजिस्टेंस को RL लिख लो, चाहे RO लिख दो, जो भी आपकी इच्छा हो। RL भी लिख सकते हो ना। इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट करंट IB इनटू इनपुट रेजिस्टेंस, है ना। IC अपॉन IB को तो क्या बोलोगे आप? IC अपॉन IB यानी बीटा, है ना। तो सब यानी AV बराबर IC अपॉन IB, तो बीटा RO अपॉन RI। RO की जगह क्या लिख सकते हैं आप? RO की जगह आप चाहें तो RL लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल के समय ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखो बीटा तो मच मच ग्रेटर देन 1 है ना। तो सब क्योंकि बीटा तो मच मच ग्रेटर देन 1 है ना। अब सब देखो ध्यान से, यदि RO RI के लगभग बराबर भी हो, आउटपुट रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस के लगभग बराबर भी हो, तो वोल्टा लाभ तो होगा। भाई हमारे कॉमन इमीटर में ये प्रॉब्लम थी कि उसमें निवेशी प्रतिरोध ज्यादा था और निर्गम प्रतिरोध कम था। तो हमने यह चर्चा में शामिल किया कि बीटा तो बड़ा है ना। अब मान लो दोनों प्रतिरोध को बराबर भी मान लो तो भी वोल्टा लाभ होगा ही होगा, क्योंकि बीटा ग्रेटर देन 1। यदि RO ग्रेटर देन RI, अब वास्तव में तो ये सत्य है कि आउटपुट रेजिस्टेंस कॉमन इमीटर में भी ज्यादा ही होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है पर ज्यादा ही होता है, ये तो सत्य है। अब क्योंकि वास्तव में RO ग्रेटर देन RI, बीटा तो मच मच ग्रेटर देन 1 है इससे, तो AV मच मच ग्रेटर देन 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में वोल्टा लाभ भी जबरदस्त है, धारा लाभ भी जबरदस्त है। धारा लाभ भी शानदार, वोल्टा लाभ में आपको सेकंड को पकड़ना पड़ेगा साहब, ऐसा नहीं होता, बराबर प्रतिरोध नहीं होते आउटपुट और इनपुट के।
अंतर है, भले ही 10 टाइम्स ही हो, बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो, पर RO ग्रेटर देन RI होगा 100%। ये तो देखो वोल्टा का लाभ भी कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में शानदार है। अब आ जाओ सब तीसरा, शक्ति लाभ। तीसरा ले लो, पावर गेन है ना, शक्ति लाभ। क्लियर? यानी पावर गेन। एक मिनट, ठीक है, इसको AP से लिख देते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ पावर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज, एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट, है ना। पावर गेन तो सब गेन का मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, सीधी सी बात है। अब P बराबर V इंटू आई होता है, तो चाहो तो VO इंटू IC, आउटपुट वोल्टेज इंटू आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट, IB बोल दो, है ना। यानी AP, अब ये तो हो गया IC अपॉन IB, मतलब AI, ये रहा। और VO अपॉन VI, ये हो गया AV, है ना। तो AP इज इक्वल टू AI, यानी शक्ति लाभ इज इक्वल टू धारा लाभ इंटू वोल्टा लाभ। अब आप सोच लो, धारा लाभ भी शानदार है, वोल्टा लाभ भी शानदार है, तो उनका गुणा, मल्टीप्लिकेशन, वो तो और खतरनाक होगा, और शानदार होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 1 और 2 से मान रख दो, तो 1 व 2 से, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब बहुत गजब का होगा। पावर AI यानी बीटा 1 से, और AV यानी बीटा इंटू RO अपॉन RI, है ना। तो ये कितना हो गया, AP इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर RO अपॉन RI। अब आप सोच लो कि बीटा तो वैसे ही मच ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि बीटा मच ग्रेटर देन 1, तो शक्ति लाभ तो बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि बीटा का स्क्वायर है। यहां पे एक चीज मैं लिखवा देता हूं, ये RO अपॉन RI जो है, इसको प्रतिरोध लाभ कहते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस जो है, आउटपुट अपॉन इनपुट, उसको लाभ ही बोल रहे हैं अपन, है। तो यहाँ ये ध्यान रखना, RO अपॉन RI ये प्रतिरोध लाभ कहलाता। अब कहीं स्पेस मेरे पास दिख नहीं रही, नहीं तो मैं लिख भी देता, है ना। तो अब आप देख लो कि आप कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सामने देख रहे हो, इसमें धारा लाभ जबरदस्त, इसमें वोल्टा का लाभ जबरदस्त, और इसमें शक्ति का लाभ भी जबरदस्त। तो ये हमने बनाने से पहले जब करैक्टरिस्टिक देखे थे, मैं सामने से हट जाता हूँ, जब हमने करैक्टरिस्टिक देखे थे, तो करैक्टरिस्टिक के समय भी ये क्लियर था कि कॉमन इमीटर वाला जो एम्पलीफायर है, उसमें तीनों लाभ शानदार है। और अब तो आपके सामने, अब तो मैथमेटिकली जो है डिक्लेरेशन है, तो अब तो अपन, आप या मैं दोनों कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं है, क्योंकि सब चीज सामने है। वोल्टा लाभ सामने है, शक्ति लाभ सामने है ना, ये सब आपके सामने, ये देखो, और धारा लाभ आपके सामने, है ना। और RO अपॉन RI को प्रतिरोध लाभ कहते हैं, प्रतिरोध लाभ है ना।
तो ये कहलाता है, यहाँ लिख देता हूं मैं एक जगह, प्रतिरोध लाभ। इस अनुपात को बोलते हैं प्रतिरोध लाभ। ठीक है साहब, प्रतिरोध लाभ। तो साहब यहां पर सभी लाभ उच्चतम है, इसलिए हमने इसका एम्पलीफायर बना दिया। तो बच्चों ये ट्रांजिस्टर खत्म है। ट्रांजिस्टर में अब कोई चीज नहीं है जो अपन अब करेंगे। ट्रांजिस्टर को यहीं क्लोज कर देते हैं। सिलेबस में रहा तो भी आपका काम हो गया, क्योंकि बेसिक तो आप समझ ही चुके, और नहीं रहा तो भी एक शानदार चीज आपने देखी है जो कभी बेकार नहीं जाएगी। अब हम आगे जो तैयारी करेंगे तो वो तैयारी छोटी सी, अब लॉजिक गेट की है, मैं छोटी सी तैयारी करा देता हूँ। संख्या पद्धति मैं आपको पढ़ा देता हूँ, है ना। ये ऐसा कोई खास नहीं है। संख्या पद्धति ये तो क्या है, जैसे आप लॉजिक गेट पढ़ोगे तो वहां आपको जरूरत पड़ेगी। इसने 2 मिनट का काम, बस 5 मिनट में काम खत्म कर दूंगा। नंबर सिस्टम, है ना साहब। तो ये ऐसे प्रत्यक्ष रूप में आपको कई सिलेबस में देखने को मिलने वाली चीज नहीं है, संख्या पद्धति। लेकिन अपन तर्क द्वार पढ़ेंगे, लॉजिक गेट पढ़ेंगे, वहां जरूर काम आएगी। मैं आपको 5 मिनट में बात क्लियर कर देता हूं। पहले तो ले लो आप दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। ये वो पद्धति है जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं, हर समय, है ना। इस पद्धति में आप 10 अंक काम में ले सकते हो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक हो गए साहब। तो इस पद्धति में जिसमें आप 10 अंकों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर सकते हो बिना पूछे ताछे, उस पद्धति को हम कहते हैं दशमलव संख्या पद्धति। इस पद्धति की खास बात यह है कि इसमें आप 10 में से कोई सा भी अंक उठाने की स्वतंत्रता रखते हो। अब जब आप अभिव्यक्ति करते हो तो जो प्रत्येक अंक है वह 10 की घात का गुणज होता है। जब आप 10 में से कोई भी अंक उठाने की स्वतंत्रता रखते हो तो यह ध्यान रखना कि प्रत्येक अंक 10 की पूर्ण घात का गुणज होता है। जैसे आपने बोला 6735, ये दशमलव संख्या पद्धति है। अब इसमें देखो 6 × 10 की पावर 3 6000, 7 × 10 की पावर 2 700, 3 × 10 की पावर 1 30, प्लस 5 × 10 की पावर 0। अब ये लिख दिया मैंने 6735। हर देखो 6 भी 10 की घात का 3 गुना है, 7 भी 10 की घात 2 है, 3 भी 10 की घात 1 का गुणज है, और 5 भी। तो इस 10 अंक अगर आप काम में लेते हो तो आपको हर एक अंक की घात जो गुणा होगा वो 10 की घात करना पड़ेगा। ठीक है। नियम बनाना चाहो तो बना लो कि इसमें साहब जब आप लेफ्ट से राइट आ रहे हो तो 10 की धनात्मक घातें बढ़ती हैं। नियम वो तो अपनी बात। अब देखिए दशमलव वाले अंक लिखे, जैसे मैं लिखा 0.539, ये भी डेसिमल है। कोई सा भी अंक जब उठा सकते हैं अपन तो आप समझाए को 10 की घात। अब देखो इसमें देखो 5 × 10 की पावर -1 0.5 हो गया, प्लस 3 × 10 की पावर -2, प्लस 9 × 10 की पावर -3। देख लो 5 3 9 है, 5 3 9 है।
हर एक 10 की घात से गुणा हो रहा है। तो सब अगर राशि दशमलव के बाद वाली हो तो 10 की ऋणात्मक घात लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ेगी, -1 -2 -3। और दशमलव से पहले वाला अंक हो, ये दशमलव से पहले वाला, ये दशमलव के बाद वाला, तो दशमलव के पहले वाला अंक हो तो 10 की धनात्मक घातें लेफ्ट से या जैसे भी को आप इधर से इधर जाते हैं तो बढ़ती है, और दशमलव के बाद वाला हो तो इधर से इधर जाते हैं बढ़ती। तो ये वो पद्धति है जो दैनिक जीवन में हर समय आप काम में लेते हो। अपन बोलते भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये सब 10 की घात का पूरा गुना ही है। तो आप जितने अंक काम में लेने की स्वतंत्रता रखते हैं तो ध्यान रखें अभिव्यक्ति के समय उतनी ही 10 की घात या उतनी ही घात लगेगी। 10 अंक लेंगे तो 10 की घात का गुणा है, 2 अंक लेंगे तो 2 की घात का गुणा। अभी जैसे मान लो, ये तो समझ में आएगी साहब आपके। अब जैसे मान लो हम कोई सी भी पद्धति बना लेते, कोई सी भी, जैसे अपन बना लें द्वि आधारी, इसको अंग्रेजी में जल्दी अच्छी समझ जाते हैं, बाइनरी संख्या पद्धति, है ना साहब। अब कोई सा भी नंबर सिस्टम बनाओ आप, बस इसी से डिसाइड होगा। अब बाइनरी संख्या पद्धति में 2 ही अंक काम में ले सकते हो, बाइनरी है तो 2 से ज्यादा अंक काम में ले ही नहीं सकते, और अब 2 की ही घात लगेगी। यहाँ 10 अंक काम में ले सकते तो 10 की घात लगेगी, यहाँ 2 ही अंक काम में ले सकते हो तो 2 की घात लगेगी। अब जैसे दशमलव से एक बार जैसे अपन ने बताया 1101, ये द्विआधारी संख्या। अब देखो सेम इसको ही देखना, बस ये 6735 को देखना, 1 × 2 की पावर 3 प्लस 1 × 2 की पावर 2, 0 × 2 की पावर 1 एंड 1 × 2 की पावर 0। देखो वो का वही सेम ये का ये सिस्टम। ये देखो इधर से इधर आए तो 2 की घातें बढ़ती चली, 0 1 2 3। इधर से ही देखो इसमें भी दशमलव से पहले वाले अंक में यही किया, 0 1 2 3। तो दशमलव से जो पहले अंक होते हैं उनमें 10 की धनात्मक घातें लेफ्ट से राइट बढ़ती जाती है। वो राइट से लेफ्ट जो आपकी तरफ से दिख रहा है जैसे इससे ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 8, ये 4, ये 0 और ये 8 4 12 और 1 13। तो ये दशमलव संख्या पद्धति में क्या हुआ 13, पर बाइनरी संख्या पद्धति में 13 को कैसे लिखेंगे 1101, क्योंकि बाइनरी संख्या पद्धति में ये 2 ही अंक काम में ले सकते हैं, इन्हें कहते हैं बिट, ये बिट कहलाते हैं, है ना। आप त्रिआधारी संख्या, अभी जैसे मान लो दशमलव के बाद वाला अंक को, जैसे दशमलव के बाद वाला अंक 0.101, वही नियम रहेगा सेम, जैसे 1 × 2 की पावर -1 प्लस 0 × 2 की पावर -2 प्लस 1 × 2 की पावर -3। यही सिस्टम देखो, इसमें भी दशमलव के बाद जो अंक है उनमें देखो ऋणात्मक घातें बढ़ती जाए, -1 -2 -3। देख लो -1 -2 -3, ये 1/2 मतलब 0.5, ये 0, ये 1/8, 1/8 का मतलब पॉइंट, है ना। तो 10 हो गया, 10 में अपन ने 8 का भाग दिया तो 1, फिर 2 20, तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो ये लिखा आपने 0.625। डेसिमल संख्या पद्धति का आप 0.625 को बाइनरी संख्या पद्धति में कैसे लिखते हैं 0.101। तंत्र की बात यह है, इतना तो आपके आ भी नहीं रहा काम में। आप ये ध्यान रखना,
हम भाषाओं में संख्या पद्धतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 3 आधार की बनाओगे तो 3 अंक लेने की स्वतंत्रता तो 0, 1, 2, फिर हर की घात 3 की लगानी पड़ेगी। 10 अंक काम में लेने की स्वतंत्रता रखते हो तो 10 की घात का ही गुणा करना पड़ेगा। 2 अंक द्विआधारी संख्या पद्धति में 2 ही अंक काम में लेते हो तो 2 की घात का। नियम जो यहां से बन गए वही होगा। देखो इसमें भी 2 के लिए नियम बनता है, मैं आपको बता दूं, 6735.539। तो नियम बनते हैं दशमलव से पहले वाले के लिए और दशमलव से बाद। पहले वाले के लिए आपको बता रखा है 10 की धनात्मक घातें इधर आने पे बढ़ेगी, ये धनात्मक घातें, और पॉइंट के बाद वाले में इधर बता रखा है कि ऋणात्मक घातें उधर जाने पर बढ़ेंगी। अब यही नियम रहेगा। अभी जैसे मान लो कोई कि मैं तो 4 आधारी पद्धति काम में लेना चाहता हूं, तो 4 आधार पद्धति में उसे कितने अंक मिल जाएंगे? 0, 1, 2, 3, ये 4 अंक मिल जाएंगे। लेकिन प्रत्येक अंक कितनी घात का गुणा होगा? 4 की घात। जैसे द्विआधारी संख्या पद्धति में हमें कितनी फ्रीडम मिली? 2 अंक लेने की फ्रीडम मिली, 0, 1। अब 2 नहीं लिख सकते आप, 0, 1 ही रहेगा बस। पर आपने जब 0, 1 की तो सब 0 और 1 किससे गुणा में है? 2 से। अभी जैसे बाइनरी में ही लिखा अपन ने 1, 1, 0, 1, अगर डेसिमल में देखे तो ये कितना है? 13 है। अब इसमें 13 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 अलाउ ही नहीं, इसमें तो 0, 1 में लिखना पड़े। अभी बाइनरी में अपन लिखा 0.101 है ना, अब अपने लिए तो 0.101 है, पर वास्तव में डेसिमल में इसका मतलब क्या है? 0.623। पर अब 623 नहीं लिख सकते हो तो डेसिमल आ गया, उसमें 10 अंकों की स्वतंत्रता मिली हुई है। तो साहब ये संख्या पद्धति है। क्योंकि मैं अभी लॉजिक गेट चालू करूंगा अगले उससे, तो ये चैप्टर अब एंड के करीब है। मेरा ख्याल है 1-2 लेक्चर और मान लो, बस ये चैप्टर क्लोज है ना। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।